Hi everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and today we are going to start with a very interesting poem. और इस पोम में हम कुछ उल्टी पुल्टी बातें करने वाले हैं. मतलब अगर ऐसे बहुत बार हम लोगों ने इमेजिन किया है ना, और हमने ऐसे क्वेश्चंस अपने मम्मा पापा से किए भी हैं कि अगर आइसक्रीम पेड़ पे उगती तो, अगर सब लोग आसमान में चलते तो, या फिर अगर हम जो है सर के बल चलते तो ऐसे ना हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस आते हैं. तो ये हम एक बात करने वाले हैं जो हम मैरीगोल्ड बुक की जो 7th यूनिट में हमारी जो पोम है टॉप्सी टर्वी लैंड, इसमें ना सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है और हम उसी लैंड के बारे में बात करने वाले हैं. So let's begin this wonderful poem written by H.E. Wilkinson. Now this is a topsy-turvy land. ठीक है? अब हम before we start this poem we have something to read. Have you ever thrown your school bag on your bed? ये तो बहुत बार किया होगा, आए और फेंक दिया. Have you ever left your shoes and socks here and there? ये भी बहुत बार किया है कि कभी यहाँ शूज़ पटक दिए, वहाँ सॉक्स पटक दिए. फिर जब मम्मी से डांट पड़ती है तब सब अपनी जगह पे जाता है. Have you ever played with your ball in your room? कभी अपने रूम में बॉल से खेला है? अच्छा, वो बॉल कभी किसी वाज को या किसी ग्लास आइटम को या किसी चीज़ को पड़ी है जिसके बाद वो गिर गया और फिर डर लगा ज़ोर से क्योंकि अब तो डांट पड़ने वाली है. Does your room sometimes look like this? क्या कभी कभी आपका रूम इस तरीके से लिखता है, which is like ऊपर से नीचे तक सब उल्टा पुल्टा? So if yes, you are definitely going to connect with this poem. So now read about one such upside down land. Upside down land मतलब जहाँ सब उल्टा पुल्टा है. ठीक है? So let's begin. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. अब topsy-turvy का मतलब क्या होता है? जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है, upside down है. अब यहाँ क्या क्या होता है ये तो मज़ेदार बात है. The people walk upon their heads मतलब हम पैरों पे चलते हैं, वहाँ पे सब लोग अपने सर पे चलते हैं. The sea is made of sand और जो समुद्र है उसमें क्या होता है? The sea is made up of water, like it has water, but this sea is made up of sand. इसमें सिर्फ sand ही sand है, मतलब जो डेजर्ट में होना चाहिए वो sea में है. The children go to school by night. आप दिन भर जो है घर पे रहते हो और रात में स्कूल जाना पड़ता है. Where does all these things happen? In topsy-turvy land. The front door step is at the back. मतलब अब जो फ्रंट डोर होना चाहिए वो एक्चुअली कहाँ पे है? वो बैक में है. तो ये भी उल्टा है. You are walking when you stand. मतलब जैसे कि अगर हम पहले खड़े रहते हैं, like now I'm standing and now I'm walking. लेकिन walking को stand कहते हैं, stand को walking कहते हैं. You wear your hat upon your feet. So जो hat हम सर पे पहनते हैं, लेकिन वहाँ तो वो hat कहाँ पहनते हैं? आपके पैरों पे. In topsy-turvy land. ये सब कहाँ होता है? Topsy-turvy land में सब उल्टा पुल्टा होता है. And buses on the sea you will meet. Sea में buses चल रही हैं. While pleasure boats are planned. मतलब pleasure boats मतलब sea में जो buses चल रही हैं, ठीक है, वो सारी while pleasure boats. अब यहाँ पे pleasure boats हैं. pleasure boats मतलब जो आपकी enjoyment के लिए होती है, लेकिन boats sea में नहीं चल रही है. boats चल रही हैं roads पे. To travel up and down the streets. बोट्स कहाँ चल रही है? स्ट्रीट पे चल रही हैं ऑफ टॉप्सी-टर्वी लैंड. यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट. तो आप उस चीज़ के लिए, जैसे अगर अभी हम जाते हैं तो इफ़ वी बाय समथिंग वी पे, लेकिन हम उस चीज़ के लिए पे करते हैं जो हम खरीदते ही नहीं हैं. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक. और ये तो बहुत ही बड़ी बात है. ठीक है, मतलब जब आप जा रहे हो तो वो आप आ रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस वक्त मैं आ रही हूँ और इस वक्त मैं जा रही हूँ. ओके, इन topsy-turvy land. So when you go you're coming back in topsy-turvy land. And this was a poem by H.E. Wilkinson. तो मतलब यहाँ सभी उल्टा है. फैन जो है वो ज़मीन पे चल रहा है, जो बर्ड्स हैं वो पानी में तैर रहे हैं, मछलियाँ जो है वो उनके जो घोंसले हैं वो ट्रीज पे हैं, and it's all उल्टा पुल्टा. But
एक सच्ची सच्ची बात बताओ, कभी ऐसे इमेजिन किया कि ये सब उल्टा पुल्टा होता तो क्या होता? सो हमारी जो पोएट है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा ही कुछ इमेजिन करके ये पोम लिखी है जिसमें हर कुछ उल्टा पुल्टा है। लेकिन ये फीलिंग आपकी मम्मा को डेफिनेटली एवरी अदर डे आती है जब वो आपका रूम देखती हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो अपना रूम एकदम क्लीन रखते हैं और कितने हैं जिनका रूम ऐसे टॉप्सी टर्वी लैंड जैसा पड़ा होता है? तो मुझे मैसेज करके बताना, मैं भी देखूं मेरे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड हैं और कितने ऐसे हैं जो एक टॉप्सी टर्वी लैंड बना के रखते हैं अपने घर को। सो हियर वी आर डन विद दिस वंडरफुल पोम गाइज। और ये पोम बहुत ईजी थी, इसमें देयर आर नो डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ में आने में मुश्किल हो रही हो। सो अब हम क्विकली देखते हैं इसकी समरी को, एक बार और समझ लेते हैं, सो दैट हमें क्वेश्चन आंसर्स को रिप्लाई करने, क्वेश्चंस को रिप्लाई करने में बहुत इजी हो जाएगा। टॉप्सी टर्वी लैंड इज अ पोम रिटन बाय H.E. विल्किंसन। ये नाम हमेशा याद रखना क्योंकि पोएट्स जो होते हैं उनके नाम पक्का आप लिखोगे, आपके आंसर में वेटेज आ जाएगा। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम दैट टेक्स अस टू द लैंड वेयर एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोम है जो हमें कैसी दुनिया में लेके जाती है जहाँ सब उल्टा पुल्टा है। It tells us about a strange land where nothing is normal. ये हमें एक ऐसी strange land के बारे में बात करती है जहाँ पे कुछ भी normal नहीं है। In fact, the normal that we live in, everything is the opposite of that in this land. तो आज अगर मैं जिस तरीके से चल रही हूँ, मैं जिस तरीके से रह रही हूँ, वो normal है, right? You people are sitting. Okay? लेकिन अगर सोचो कि उल्टा होके लैपटॉप को देखना होता है, मोबाइल को देखना होता तो, या मोबाइल आपको जो है आप मोबाइल को ओपन कर दो, उसकी जगह मोबाइल आपको ओपन कर रहा होता तो ओ माय गॉड, दैट वुड हैव बीन सच अ डिजास्टर। नेक्स्ट वन इज इट हैज मेनी अम्यूजिंग थिंग्स, मतलब बहुत सरप्राइजिंग थिंग्स हैं इसमें। फॉर इंस्टेंस, द सी डज नॉट कंटेन वाटर एंड इंस्टेड इट इज फुल ऑफ सैंड। सी में पानी नहीं है, सी में सैंड है। Similarly, there are many other strange things going on in this land which the poem mentioned. और इसी तरीके से एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पोएम में मेंशन की गई है, सारी स्ट्रेंज चीज़ें हैं। Like how the children do not go to school during the day. जैसे बच्चे स्कूल ड्यूरिंग द डे नहीं जाते, ड्यूरिंग नाइट जाते हैं। और क्या है? Further, the houses have a front door step at the back. जो हाउसेस हैं उनका एक फ्रंट डोर स्टेप है लेकिन वो पीछे है, लेकिन उसे फ्रंट कहते हैं। What is the most amusing thing is that in this land people walk on their heads and not on their legs. It is an interesting poem, entertaining poem with hilarious scenarios to think about. ऐसा इमेजिन करके देखो क्या मजेदार है ये। So ये एक बहुत hilarious है, मतलब full of comedy. So guys, here we are done with the reading of our poem, explanation and summary. अब इसमें जो एक दो difficult words हैं which are actually not that difficult, हम उन्हें भी एक बार check out करते हैं। Topsy turvy मतलब upside down, उल्टा पुल्टा। Pleasure मतलब जहाँ आपको मज़ा आता है, feeling of enjoyment. And grand मतलब big, बहुत बड़ा। Okay? Now it's time for the question answers. So let's begin. When do children go to school in topsy turvy land? अब ये इतने easy questions है ना कि टाइम ही नहीं लगेगा आंसर करने में। टॉप्सी टर्वी लैंड में स्कूल कब जाते हैं बच्चे? रात को। In topsy turvy land, children go to school at night. Next question है in the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? अब क्वेश्चन ये है कि पोम में जो बसेस हैं अगर वो सी में ट्रैवल करती हैं तो बोट्स कहाँ ट्रैवल करते हैं और सही क्या होना चाहिए? तो बोट्स कहाँ ट्रैवल करते हैं पोम में? बोट्स जो हैं स्ट्रीट्स पे ट्रैवल करते हैं और एक्चुअली क्या होना चाहिए? बोट्स को सी में ट्रैवल करना चाहिए और बसेस को लैंड में ट्रैवल करना चाहिए, स्ट्रीट्स में ट्रैवल करना चाहिए। इन द पोम बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स। बोट्स कहाँ ट्रैवल करती हैं? स्ट्रीट्स में ट्रैवल करती हैं और एक्चुअल में क्या होना चाहिए? दे शुड ट्रैवल ऑन द सी। ओके, वेरी सिंपल आंसर। अब हम जाते हैं हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। द टॉप्सी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेयरएवर नीडेड। अब हम क्या कर रहे हैं? टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या क्या होता है और हमारे नॉर्मल लैंड में क्या क्या होता है, हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स,
यहाँ पे क्या होता है, हमारे लैंड में क्या होता है, पीपल वॉक ऑन देयर फीट। अब यहाँ पे क्या है, द बसेस रन ऑन लैंड, द बसेस रन ऑन सी, दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट, व्हाट डू वी वेयर, वेयर डू वी वेयर आवर हैट्स, वी वेयर आवर हैट्स ऑन आवर हेड। अब है बोथ सेल इन द सी, बोथ यहाँ कहाँ चलती है, बोथ सेल ऑन द स्ट्रीट्स। पीपल पे फॉर वॉट दे डोंट गेट, पीपल पे फॉर वॉट दे गेट। तो ये हमारा एक बहुत सिंपल सा कंपैरिजन था और ये हमने कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हमें समझना है। प्लेजर, ये जो श्योर है ये श्योर, प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, ठीक है। वेयर, इट्स नॉट वियर, वेयर, टेयर एंड स्टेयर, वेयर, टेयर, स्टेयर और वेयर। अब है प्लान्ड, कैंड, स्कैंड, स्ट्रैंड। नेक्स्ट वन इज टॉप्सी टर्वी, होली बोली, कर्ली वोली। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ये हमने सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन समझ लिया है। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन है, द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर ऑल जम्बल्ड अप, ठीक है। रीअरेंज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, words that begin with a capital letter are the first word of the sentence। अब यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा, ये टॉपसी टर्वी हो गया है पूरा। हमें इनके मीनिंगफुल सेंटेंसेस समझने हैं। जो वर्ड आपका कैपिटल लेटर में है वो हमारा फर्स्ट वर्ड है। तो जैसे यहाँ पे है रेनू नॉटी इज अ गर्ल, सो रेनू इज अ नॉटी गर्ल। नेक्स्ट क्या है, अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, सो क्या हो जाएगा, हर रूम इज always untidy। next question क्या है, mother her advises her clean to it, so यहाँ पे हमें her है कैपिटल में, so her mother advises her to clean it। never listens she her mother to, she never listens to her mother। last one क्या है, kind of what child you are, what kind of child, what kind of a child you are, what kind of a child you are। तो ये रहे हमारे आंसर्स। ओके, her room is always untidy, her mother advises her to clean it, she never listens to her mother, what kind of a child are you। अब हम बात कर रहे हैं, कैन यू टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर। अब हमें क्या बताना है कि क्या आप घर में ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताते हो जो बता सकते हो जो उल्टा पुल्टा हो जाता है, पूरा टॉपसी टर्वी हो जाता है, टोटल डिसऑर्डर होता है वहाँ पे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, आप अपने एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। द थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम आर, योर वार्डरोब लुक्स लाइक अ बैटलफील्ड इफ नॉट अरेंज्ड प्रॉपर्ली। कितने लोगों की अलमारी ऐसे खोलो तो आधे कपड़े ऊपर आ जाते हैं, ऐसा लगता है एक बैटल फील्ड है जिसमें सारे कपड़े एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कि नहीं ये मेरी जगह है, नहीं ये मेरी जगह है, सब बाहर आना चाहते हैं वहां से। द कीज आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड यू लुक फॉर देम एवरीवेयर। हम आते हैं चाबी कहीं रख देते हैं और बाद में, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, मम्मा पापा के साथ भी होता है, और फिर मम्मा अरे मैंने चाबी यहीं रखी थी, अरे मैंने चाबी यहाँ रखी थी, सब लोग ढूंढते रह जाते हैं। तो अगर हम चाबी को सही प्लेस पर नहीं रखते तो ये भी होता है। नेक्स्ट क्या होता है, वन शू इज लाइंग अंडर द बेड एंड द अदर इज इन द शू रैक, यू गो क्रेजी लुकिंग फॉर द वन। एक आपका शू रैक में होता है और आप ढूंढते रहते हो, अरे यार वो शू नहीं मिल रहा, बाद में पता चलता है वो बेड के नीचे पड़ा हुआ था। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मेसी। You don't arrange your books, you don't find them when it is time to go to school। कितनी बार ऐसा हुआ है जब अपन स्कूल जाते थे और अपन को बैग जमाना होता था, होमवर्क कॉपी नहीं मिलती थी, क्यों? क्योंकि होमवर्क करके हमने जगह पे नहीं रखी। अब हमारी होमवर्क नोटबुक नहीं मिल रही है, या साइंस नोटबुक नहीं मिल रही है, या कोई मैथ्स की बुक नहीं मिल रही है, एंड पूरा घर हमने आतंक मचा रखा है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड and your home becomes a topsy-turvy land। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट योर होम टू मेक योर होम लुक क्लीन एंड नीट। नीट एंड क्लीन रखने के लिए आप 5 चीज़ें क्या करते हो, कीप द बेड शीट्स एंड कवर्स प्रॉपरली फोल्डेड एंड टक्ड अवे। आपने देखा होगा अगर बेड है, अगर उसकी चादर बहुत अच्छे से बिछी हुई है तो ऐसे ही वो अपने आप में एकदम अच्छा लगने लग जाता है। सो
फर्स्ट अपनी बेडशीट्स और अपने जो उसके कवर्स ओढ़ने वाला होता है उनको प्रॉपरली रखो, बेडशीट को प्रॉपरली फोल्ड करके टक करो। नेक्स्ट इज कीप थिंग्स प्रॉपरली अरेंज ऑन शेल्फ्स। कोई भी शेल्फ है, बुक शेल्फ है, आपके डेकोरेटिव आइटम्स का शेल्फ है या आपके कपड़ों का शेल्फ है, सबको प्रॉपरली अरेंज करके रखना है। शूज शुड बी प्रॉपरली अरेंज इन द शू रैक। शूज़ को भाई उनके लिए एक जगह दी गई है, शू रैक है, वहीं रखा करो। टॉयलेट शुड बी प्रॉपरली क्लीन। वेरी अनटाइडी अदरवाइज इट लुक्स। तो टॉयलेट्स आपके हमेशा क्लीन होने चाहिए। वार्डरोब्स एंड स्टडी टेबल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। आपके जो कबर्ड्स होते हैं, आपके वार्डरोब्स होते हैं और जो आपका स्टडी टेबल होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू कैन डू। अब आपको क्या रखना है, आपको इमेजिन करना है एक टॉपसी टर्वी सीन और आपको इधर पे डिस्क्राइब करना है। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल आंसर। In the daytime in the topsy-turvy land, people were fast asleep. अब दिन के टाइम पे लोग सब सो रहे थे। As soon as the sun set, everyone got up. जैसे ही सन सेट हो गया, जैसे ही रात हो गई, सब उठ गए मस्त एकदम। Children had their bath. रात में बच्चे नहा रहे थे। Grandfather prepared their breakfast. मम्मा नहीं बना रही थी, grandfather बना रहे थे। Teachers came in the playground. और कोई स्कूल नहीं गया, सब प्लेग्राउंड में आ गए। All the बाजार opened. रात को सारे बाजार खुल गए। People bought goods but did not pay for them. लोगों ने खूब सारा सामान खरीदा लेकिन कुछ के लिए भी पे नहीं किया। ऐसा हो सकता है। अब आप अपनी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बना सकते हो। जैसे कि मैम ने बोला nobody will do your homework otherwise you will get a punishment. ओके, ऐसा हुआ तो? कोई होमवर्क ही नहीं हुआ तो? हाय, क्या जिंदगी हो जाएगी। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 stories got mixed up. Sort them out and write them in the appropriate boxes. अब आपको 2 स्टोरीज दी हैं लेकिन वो दोनों स्टोरीज की खिचड़ी बन गई है, तो हमको उस खिचड़ी को अलग अलग करना है। We thought the lion had eaten someone. Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. He saw a shoe in the lion's cage. Finally the kite brought him back to the park. तो ये एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग स्टोरी है। ठीक है, हमारे पास 2 अलग अलग स्टोरीज है। तो हम डायरेक्ट आंसर में जाएंगे अपने। तो पहली हमारे पास है मैजिक काइट और दूसरा है हु डिड द लायन ईट। तो अब हम अपनी मैजिक काइट की स्टोरी पे जाते हैं। पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। पूरन जो था उसके पास एकदम नई सी काइट थी, वो उसको फ्लाई कर रहा था। Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. तो क्या हुआ? Suddenly the kite lifted him off the ground. वो काइट को उड़ा रहा था, सडनली काइट ने उसको उड़ा दिया। lifted him off the ground मतलब उसको उठा लिया। and took him over the treetops. और वो काइट उसको पूरे पेड़ों के ऊपर से लेके जा रही थी। पूरन frightened and excited. So पूरन was कैसा था? पूरन बहुत ज़्यादा frightened था, डरा हुआ था, लेकिन excited भी था, वो उड़ रहा था। Finally the kite brought him back to the park. और फाइनली जो काइट थी, जो मैजिक काइट थी, वो उसको पार्क में वापस लेके आ गई। तो ये एक स्टोरी हो गई। अब हमारी दूसरी स्टोरी क्या है? Our class had gone to the zoo. We saw a shoe in the lion's cage. तो हम लोग जू गए थे, हमारी पूरी क्लास जू गई थी, जहाँ पे हमने लायन के केज में एक शू देखा। We thought the lion had eaten someone. हमें क्या लगा, ये पक्का किसी को खा गया है। Some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े होकर चिल्लाने लगे और कुछ जो थे जू के डायरेक्टर की तरफ भागे। The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toys. लायन ने किसी को नहीं खाया था, वो तो खेल रहा था और वो जो शू था वो उसका टॉय था। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन टॉपसी टर्वी लैंड द सी इज मेड ऑफ। टॉपसी टर्वी लैंड में जो सी है वो किस चीज का बना होता है? सैंड, सीमेंट, वाटर या नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो सी है वो सैंड का बना होता है। द आंसर इज सैंड। इन टॉपसी टर्वी लैंड यू वेयर योर हैट अपॉन योर। तो टॉपसी टर्वी लैंड में आप अपनी हैट को कहाँ पे पहनते हो? हेड पे? नो। हैंड, फीट या नोज? इसको आप पहनते हो अपने पैरों में। The boats travel on roads in topsy-turvy land. Topsy-turvy land में जो ये boats हैं, ये रोड पे चलती हैं? Yes or no? Yes. Answer is true. The front door is normally located at the front of the houses. Normally हमारे world में front door house के front पे होता है,
ट्रू, फॉल्स या आई डोंट नो, तुम्हारे घर का फ्रंट डोर फ्रंट पे है या बैक पे है? द आंसर इज यस, नॉर्मली फ्रंट डोर फ्रंट साइड में ही होता है। यू पे फॉर वॉट यू डैश गेट। अब टॉपसी टर्वी लैंड में आप उस चीज के लिए पैसे देते हो जो आपको कभी नहीं मिलता। सो यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट। इन टॉपसी टर्वी लैंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट। टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? सुबह, रात को, आफ्टरनून में या इवनिंग में? वहां पे बच्चे रात में स्कूल जाते हैं, नाइट। इन टॉपसी टर्वी लैंड द पीपल वॉक अपॉन देयर। टॉपसी टर्वी लैंड में लोग कैसे वॉक करते हैं? अपनी फिंगर्स के ऊपर, हेड के ऊपर, नीज के ऊपर या टोज के ऊपर? द आंसर इज वो अपने सर के बल चलते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। टॉपसी टर्वी का मतलब क्या होता है? डाउन साइड अप या लेफ्ट साइड अपसाइड डाउन या राइट साइड। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। द आंसर इज सी, अपसाइड डाउन। टॉपसी टर्वी लैंड इज जस्ट। अब ये जो टॉपसी टर्वी लैंड होता है ये क्या है? क्या ऐसा सचमुच ऐसी कोई जगह है? इज इट रियल? नो, इट इज ओनली एन इमेजिनेशन। Who has written the poem Topsy Turvy Land? अब ये जो पोम है ये किसने लिखी है टॉपसी टर्वी लैंड? ग्यार्किस फिन्ने या प्रेमचंद, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन या H.E. विल्किंसन? द आंसर इज ये लिखी है H.E. विल्किंसन ने। कौन सी पोम? टॉपसी टर्वी लैंड। प्लेजर का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड, आप जहां सरप्राइज होते हो। एंजॉयमेंट की फीलिंग, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, या टू फ्लाई। द आंसर इज फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, लाइक आई फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेजर व्हेन आई एम डांसिंग। सो इसका मतलब क्या हुआ कि फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। ओके, चूज द राइमिंग वर्ड। लैंड का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? लैंड लेट, नो। लैंड स्ट्रीट्स, लैंड सी, लैंड स्टैंड। क्या है? ये आंसर तो क्लियर है, लैंड स्टैंड। इन आवर लैंड व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। हमारे लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? सुबह, मॉर्निंग में, रात को। कब जाते हैं हमारे लैंड में? मॉर्निंग में। ग्रैंड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड का यूजुअल मतलब होता है बिग, लेकिन इस पोम में ग्रैंड का मतलब है ग्रेट फन। राइमिंग वर्ड ऑफ प्लांट। प्लांट का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? प्लांट मेजर, नो। प्लांट कैंड, yes. Planned road, नहीं। Planned and curly whirly, no. The answer is planned का हो जाएगा canned, rhyming word. Rhyming word for curly whirly, curly whirly का क्या हो जाएगा? canned. Where? topsy turvy, planned. Of course, it is topsy turvy. Next question is in topsy turvy land, if you go, it means अगर topsy turvy land में आप जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप आ रहे हो, you are coming back. Before we read, we have something. When a person tells a story of his life in his own words, it is called an autobiography. अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है बायोग्राफी, एक है ऑटोबायोग्राफी। जैसे अगर मैं किसी की लाइफ के बारे में स्टोरी लिख रही हूँ, मान लो मैं महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में एक स्टोरी लिख रही हूँ, तो उसको कहेंगे बायोग्राफी। लेकिन अगर महात्मा गांधी अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने खुद जो बुक लिखी हुई है, खुद जो आप अपनी लाइफ की स्टोरी लिखते हो, उसे कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। तो जैसे अगर मैंने आपकी लाइफ के बारे में कोई स्टोरी लिखी है तो मैं उसे बोलूँगी मैंने मेरे स्टूडेंट की बायोग्राफी लिखी है। लेकिन मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में अपनी स्टोरी को लिखूंगी तो उसको मैं कहूँगी ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है। Understood? Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. So Gulliver जो है वो एक सेलर है, जो शिप पे जो सेल करते हैं। So Gulliver जो है वो एक सेलर है जो एक बार एक लैंड में फंस जाता है, एक स्ट्रेंज से लैंड में जिसमें बहुत सारे जाइंट्स हैं। जाइंट का मतलब क्या होता है? जो लोग बहुत ही ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। This is how he describes his experience. और इस चैप्टर में एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें उसका वो अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करें। तो ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। On the 16th of June 1730 we discovered land. अब ये जो सेलर्स थे, इनकी जो एक पूरी टोली थी, ये बहुत महीनों से जो है सेल करे जा रहे थे। फाइनली on 16th of June 1730, so हम 1700s की बात कर रहे हैं, अभी हम 20s में हैं।
आज से ऑलमोस्ट बहुत साल पहले उन्होंने फाइनली लैंड डिस्कवर किया। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे ढूंढना, ठीक है। Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. अब क्या है, आप सी में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन क्या वो पानी आप पी सकते हो? नहीं, वो तो सॉल्टी वाटर होता है। तो जैसे ही लैंड मिला तो क्या है, एक होप होती है कि मे बी कहीं पे कोई छोटा सा लेक होगा या कोई जो है छोटा सा स्ट्रीम होगा जहां से जाके आप पानी भर सकते हो। पानी इज इम्पोर्टेंट। तो जो इस कैप्टन के जो इस शिप के जो कैप्टन थे, उन्होंने क्या किया, अ डजन मैन मतलब ऑलमोस्ट 12-13 लोगों को है बोला जाओ इस लैंड पे जाओ और जाके पानी ढूंढ के लाओ। सब लोग अपने साथ वेसल्स कैरी कर रहे थे, ठीक है। वेसल्स मतलब बर्तन कैरी किए थे सबने अपने साथ। इफ एनी कुड बी फाउंड, कि अगर कहीं भी पानी मिलता है तो उसको लेके आओ। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम उस आइलैंड पे रुके, जब हम उस लैंड पे रुके, तब ना हमें वहाँ कहीं कोई पानी दिखा, ना कोई रिवर दिखी, ना कोई स्प्रिंग दिखा, ना कोई इनहैबिटेंट्स मतलब जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इंडिया के मतलब हम लोग लैंड के इनहैबिटेंट्स हैं, तो जैसे मैं भोपाल में रहती हूँ तो मैं भोपाल की इनहैबिटेंट हूँ। इनहैबिटेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन और ऑक्यूपाइज अ प्लेस, ठीक है। तो कोई जो वहां रहता है, जो उस प्लेस को ऑक्यूपाई करता है। तो उस आइलैंड में कोई था ही नहीं, एकदम खाली आइलैंड था। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, तो क्या है, ये भाई साहब जो है निकले थोड़ा कि भाई एक्सप्लोर मतलब कुछ फाइंड आउट करने के लिए जब आप ढूंढने लग जाते हो उसे एक्सप्लोर करना कहते हैं। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। अब जो पूरी कंट्री थी वो बैरन हो गई थी। बैरन का मतलब एकदम बंजर, ठीक है। बैरन का मतलब टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, एकदम जो रॉकी सी हो जाती है जहां पे कोई पेड़ उग नहीं सकता, वो उसे कहते हैं हम बंजर जमीन, बैरन। सो द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, पूरी बहुत रॉक्स थे उधर पे। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। अब जब मैंने आगे बढ़ा, अकेले मैं जा रहा था, जब मैंने देखा कुछ भी नहीं है तो आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। क्रू मतलब क्या होता है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उन सबको मैंने सोचा मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। अब क्या है, शिप से ये लोग एक छोटी सी बोट तक इस आइलैंड पे आए थे। क्या देखा उसने जैसे ही वो टर्न किया कि उसने देखा जितने उसके कंपेनियंस थे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, वो सब के सब उस छोटी सी बोट में बैठ के अपनी लाइफ बचा के भाग रहे थे। एंड गुलिवर तो यहाँ छूट गया। रोइंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोट को जब आप रो कर रहे हो, आप चला रहे हो चप्पू से, तो उसको मतलब वो फटाफट रो कर रहे थे सो दैट दे कैन लिव। एंड व्हाई, क्यों इतने स्केर्ड क्यों थे वो? बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी। अब इससे पहले कि मैं भी दौड़ के उनके पास पहुंचता, मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर था, मतलब बहुत बड़ा सा कोई आदमी था जो उनके पीछे भाग रहा था। इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, और वो जितना फास्ट भाग सकता था उतना फास्ट भाग रहा था। द वॉटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। ओशन का जो पानी होता है जहां हम डूब के मर जाते हैं, वो पानी सिर्फ उसके घुटनों तक आ रहा था, मतलब वो कितना ह्यूज होगा। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. However, जो ये monster था, अब इसको ये monster ये giant है, ठीक है। monster का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही wicked सा पर्सन, क्रूअल सा पर्सन। यहाँ monster इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल ह्यूमन रेंज में वो आता ही नहीं है। तो ये जो monster था, however, ये उस स्पीडी बोट को फॉलो नहीं कर पाया, कैच नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक बहुत फास्ट बोट थी। आगे क्या हुआ देखते हैं। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. अब क्या हुआ, उसने तुरंत एक हिल पे चढ़ा वो, ठीक है। उसके लिए वो हिल थी, लेकिन क्या वो एक्चुअली में कोई हिल था हमें नहीं पता। सो वो तुरंत जैसे उसने देखा, अरे वो जायंट तो उसके पीछे भाग रहा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत टर्न हुआ और एक जगह चढ़ने लग गया। अब उसने क्या किया, दोनों ही तरफ उसके बाली क्या होती है, एक तरीके का जैसे गेहूं होता है ना, तो उसी तरीके का एक ग्रेन होता है वो, ठीक है। बाली क्या होता है, एक सीरियल होता है, एक हार्डी सीरियल होता है।
तो दोनों तरफ जो थे खेत थे बार्ली के, और कॉर्न भी था, और कॉर्न जो था वो 40 फीट जितना ऊपर बढ़ा था। मतलब हमारा कॉर्न जो होता है, भुट्टा जो होता है, वो इतना ही बड़ा होता है, लेकिन उनका कितना था, एक डबल, एक बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग रख दो उससे भी बड़ा बड़ा था। There was a fence to pass from one field to another, और एक बहुत बड़ा फेंस था। फेंस क्या होता है हमारे पास, जैसे कि फेंस का मतलब जो आप कवर करते हो, जैसे फील्ड्स के बीच में आप तारों की झाड़ी लगा देते हो ना, इस तरीके की होती है वो, ठीक है। तो वो इसमें ना जो तार लगा देते हो, इससे क्या होता है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाता, उसको हम फेंस कहते हैं। तो अब एक जगह से दूसरी फील्ड में जो सेग्रीगेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए उसमें फेंस लगे हुए थे। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. अब वहाँ सीढ़ियाँ थी, लेकिन it was so difficult for him to climb। क्यों? क्योंकि एक एक जो सीढ़ी थी, एक एक जो स्टेप था वो 6 फीट बड़ा था, मतलब एक जो था वो ऑलमोस्ट इतना इतना बड़ा था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. I was trying to find a gap in the hedge. अब वो क्या कर रहा था, जैसे ये खेत है मान लो, तो खेत में क्या होते हैं, ऐसी पूरी क्यारियां बनी हुई हैं, ठीक है, पूरे और फेंस लगे हुए हैं। तो हेज मतलब जो छोटे प्लांट्स होते हैं, तो जो छोटे प्लांट्स का ग्रुप था, तो उसने सोचा यार बीच में कहीं थोड़ी बहुत जगह होगी तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। हेज मतलब क्या होता है, अ फेंस और बाउंड्री फॉर्म बाय क्लोजली ग्रोइंग बुशेस और श्रब्स। तो बहुत पास पास में जो होते हैं आप बुशेस या प्लांट्स लगाते हो ना, तो उसने सोचा बीच में कहीं कोई जगह होगी तो मैं उधर से निकल जाऊंगा। तभी उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक इनहेबिटेंट मतलब वहां पे रहने वाला कोई एक आदमी था जो उस खेत की तरफ आ रहा था, वॉकिंग इन द नेक्स्ट फील्ड, जो नेक्स्ट फील्ड में था, वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, वो फेंस की तरफ आ रहा था, उसी फेंस में जहां पे वो था। He was of the same size as the creature chasing the boat, मतलब वो भी उतना ही ह्यूज था जितना ह्यूज जो प्रीवियस क्रिएचर था जो कि बोट को चेस कर रहा था, वो भी उतना ही बड़ा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. I was struck with utmost fear मतलब मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया। utmost मतलब too much, ठीक है, एक्सट्रीम, मुझे बहुत ज्यादा जोर से डर लग गया। एंड आई वॉज ऑल्सो एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज कि इतने लंबे लंबे लोग, इतने जायंट्स यहाँ कैसे आ गए हैं। एंड वो दौड़ा अपनी जान बचाने के लिए। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, ठीक है। तो तभी जो है मतलब वो भाग रहा था वहां पे, और उसने तुरंत एक आवाज आई। वो आवाज इतनी जोर से थी, ऐसा लग रहा था कि कोई भोंपू बज रहा हो। It sounded like thunder, ऐसा लगता कोई बिजली कड़कती है तो कितनी जोर से आवाज आती है, वैसी आवाज थी। 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. अब क्या हुआ, वो लोग कॉर्न को, रीप मतलब कॉर्न जितने भी थे उन्हें तोड़ने के लिए आए थे। रीप मतलब कट और गैदर अ क्रॉप, जो आप ऐसे से काटते हो और उसके बाद आप उनको लेके जाते हो बेचने के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो 7 to 8 giants, monsters, they all came to the field to fence it, मतलब reap it. They carried a reaping hook which was very big. अब एक बात बताओ, इतना बड़ा आदमी है तो वो छोटा सा तो कुछ लेके जाएगा नहीं, उसका जो हुक होगा जिससे वो काटेगा वो भी बहुत बड़ा होगा, तो वो सबके पास वो हुक भी था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. अब वो छुपके तो बैठ गया था, लेकिन फाइनली एक बंदा वहां तक पहुंचा, और वो जब रीप करते करते पहुंचा तो जैसे ही उसने उसको देखा तो वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था, जो गुलिवर था, वो उतनी जोर से चिल्लाया। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger. तो उसने एकदम से क्या किया, वो जो काट रहा था उसने उसको रोक दिया और एक अपने अंगूठे और अपनी 4 फिंगर से इस तरीके से उसको उठाया, ठीक है, एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और उसको उठा के एकदम पास से दिखने के लिए ये है क्या, उठाया और अपनी आंखों के पास लेके आया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, उसकी हाइट कितनी थी, 60 फीट।
and Gulliver was hanging 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. तो क्या किया? He looked at me, ठीक है, उसने मुझे देखा और मेरे चेहरे पे क्या था, बाल आ रहे थे, तो उसने मेरे पे फूंक मारी ताकि मेरा चेहरा उसको क्लियरली दिखे. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया और जेंटली मतलब धीरे से मुझे ग्राउंड पे रख दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. अब वो सब के सब बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए. I walked slowly backward and slowly forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. उसको समझ में नहीं आया क्या करना है, तो वो पहले आगे बढ़ा और उसके बाद पीछे गया और उसके बाद जो अपन इस तरीके से बो करते हैं, अपनी उसने हैट निकाली और उनके सामने बो किया. I tried to speak to them loudly in several languages. अब जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो गुलिवर को भी बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, तो उसने ट्राई किया उनसे कम्युनिकेट करने का, उनसे बात करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. और जब भी मैं बात करने की कोशिश करता था, जिस फार्मर ने मुझे उठाया था वो एकदम अपना कान पास में लेके आ जाता था सुनने के लिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन इन वेन मतलब एकदम यूजलेस था वो, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. वो फार्मर क्या किया, उसने मुझे बहुत ही प्रॉपरली मतलब मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं किया, वो मुझे अपने घर लेके गया और घर जाके उसने मुझे डाइनिंग टेबल पे रख दिया और वो डाइनिंग टेबल 30 feet हाई था. Dinner was brought in a dish 10 feet in diameter. अब डिनर लेके आया गया, तो जैसे हमारे यहाँ जो प्लेट्स होती हैं वो इतनी इतनी सी होती हैं, तो उनकी जो प्लेट थी वो इधर से इससे भी ऊपर थी, 10 feet of diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. तो जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्या किया, ब्रेड को ऐसे चूरा चूरा कर दिया, क्रम्बल मतलब तोड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में और मेरे सामने रख दिया, मतलब भाई खाओ. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. तो जब हम लोग खा रहे थे उसके बीच में हमें पीछे से कोई आवाज़ आई. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. तो उसमें कैट की म्याऊ की आवाज़ आ रही थी और वो कैट कितनी बड़ी थी, एक ऑक्स एक बैल के कंपैरिजन में 10 times ज़्यादा बड़ी थी. The farmer's wife was stroking him. और फार्मर की वाइफ उसको स्ट्रोक कर रही थी, मतलब उसको सहला रही थी. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. अब आया फार्मर का 1 साल का बच्चा जो उसके गोद में था. On seeing me the child me the table and put my head into his mouth. तो जैसे उसने मुझे देखा तो उसने तुरंत मुझे कैच किया और क्या किया, मुझे अपने मुंह के अंदर खाने की कोशिश करने लगा. I so loudly, so I yelled so loudly that the baby dropped me. मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि उस बेबी ने मुझे नीचे फेंक दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. तो उसने बोला कि जो है मैं जब गिरा वहाँ से, जब उसने मुझे अपनी हाथ में ले लिया था, तो जब उसने मुझे ड्रॉप किया तो मेरा गर्दन टूट जाता, मतलब मेरा जो गला है वो पूरा जाता. लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे ही मैं जहाँ गिरने वाला था तो वो जो लेडी थी उसने उसका जो एप्रन मतलब जैसे हम किचन में जब काम करते हैं तो हम एक कपड़ा होता है जिसको इस तरीके से बांध लेते हैं ताकि हमारे कपड़े गंदे नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एप्रन. तो उसने तुरंत एप्रन नीचे रख दिया था ताकि मैं उसके ऊपर गिरूं, तो फॉर्चुनेटली मुझे कुछ हुआ नहीं. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. और बाद में उन्होंने क्या किया, वो जो वुमेन थी उस वुमेन ने उनको अपने ही बेड पे बोला तुम सो जाओ यहाँ पे, और एक अपने हैंडकरचीफ्स को उड़ा दिया. अब उनके लिए हैंडकरचीफ मतलब क्या होगा, हमारे लिए तो चादर ही होगी ना उनकी हैंडकरचीफ. सो and finally he slept there because he was tired and he kept on dreaming of his home, his wife and children. क्योंकि वो अब जहाँ पे इस वक्त वो है, he is scared, he is frightened, उसे नहीं पता वो कहाँ पे है, वो यहाँ से कैसे निकलेगा. एंड जब हम बहुत ज़्यादा स्केर्ड होते हैं, जब
एकदम लोनली फील करते हैं, हमें हमारे घर की, हमारे पेरेंट्स की, हमारी फैमिली की याद आती है. So now this was our chapter Gulliver Travels. I hope you enjoyed it. अगर जानना है आगे क्या हुआ उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. तो अगर मुझे ये नॉवेल पढ़ना और अगर अच्छी लगेगी तो मुझे ज़रूर बताना. Now we are going to continue with our NCERT solutions. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट्स बिगिन. Why did the captain send the men to the land? अब कैप्टन ने लोगों को लैंड पे क्यों भेजा था? उसने इसलिए भेजा था बिकॉज उन लोगों को पानी सर्च करना था. The captain sent the men to the land to look for water. Very simple answer. The answer is to look for water. Second question क्या है? Why did the men rush back to the ship? मतलब जो लोग थे वो वापस शिप की तरफ क्यों दौड़े? क्योंकि उनके पीछे एक जायंट दौड़ रहा था. The men explored the land but saw no river, spring or any inhabitants on the land. अच्छा, हम ये पहले थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो लोग थे वो लैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे लेकिन उसके बाद उनको वहाँ कोई रिवर नहीं मिला, कोई स्प्रिंग नहीं मिला और कोई इनहैबिटेंट्स भी नहीं मिले. They rushed back to the ship because they were chased by a giant. So ये इसका एक्चुअल आंसर है that they rushed back to the ship because they were chased by a giant. Okay, next question देखते हैं हम. Choose the correct answer. The giant carried a reaping hook. क्यों? giant के पास एक reaping hook क्यों था? क्यों था? क्योंकि उसको कॉर्न की फील्ड्स में जाके कॉर्न काटना था. He was fighting with other giants? No. He was going to reap the corn? Yes. He wanted to frighten Gulliver? No. उसको क्या करना था? उसको सिर्फ कॉर्न को रीप करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. They put Gulliver on the ground to look at him closely. वो सब लोगों ने उसको ग्राउंड पे रख दिया और फिर बैठ गए. वो सब उसको देखना चाहते थे. क्यों देखना चाहते थे? They had never seen a human before. उन्होंने कभी लाइफ में कभी ह्यूमन नहीं देखा था. They thought he was a doll. They had never seen such a tiny man. So the thing was they had never seen such a tiny man. उन्होंने कभी इतना छोटा आदमी देखा ही नहीं था क्योंकि ह्यूमन तो वो खुद भी थे. उन्होंने कभी इतना छोटा आदमी नहीं देखा था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुलिवर कौन था? गुलिवर एक फार्मर था, एक सेलर था. यस, वो ड्वार्फ नहीं था, वो जायंट नहीं था. वो क्या था? वो एक सेलर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द क्रिएचर to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct and it starts with the letter D. तो ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसको तुम oh my god टाइप्स देखोगे? वो है डायनासोर जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है. From the text, write the sentence that tells you the following. The giant reapers were fascinated by Gulliver. अब हमें ये कौन सी लाइन से पता चलता है कि जो giant reapers थे वो fascinated थे? कैसे पता चलता है? इस लाइन से. They all sat on the ground to take a good look at me. वो सब लोग बैठ गए. इससे क्या पता चलता है? वो लोग fascinated थे. नेक्स्ट है Gulliver was a learned man. मतलब Gulliver इंटेलिजेंट आदमी था. ये कैसे पता चलता है? ठीक है, ऑन ओके. सो इसका आंसर क्या होगा? दे यहाँ पे इसका मतलब है जब उसने बो किया था. प्लीज वाली लाइन को हमें इसमें लिखना पड़ेगा. दैट एज सून एज he moved a bit forward and then backward and then bowed down. तो यहाँ पे हम वाली लाइन लिखेंगे. The farmer's son thought Gulliver was a toy. फार्मर के सन को लगा गुलिवर एक टॉय है. ठीक है, ये कैसे पता चलता है? On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. अच्छा, यहाँ जो लिखा है Gulliver was a learned man, ये हम इसका आंसर ये भी हो सकता है that I went on to explore. मतलब वो और जानना चाहता था. इसका मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट था. नेक्स्ट इज The farmer's wife was a kind-hearted woman. अब हमें ये किससे पता चलता है? कौन सी लाइन से पता चलता है? Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. इससे ये पता चलता है कि वो बहुत kind-hearted थी. Done? अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है. Read the following sentences carefully. The giant's farmer voice was as loud as a bellowing trumpet. Or the giant's farmer voice was as loud as thunder.
When something is very cold, we say it is as cold as ice. This is because ice is very very cold. This is as beautiful as an angel. This is as hot as fire. यहाँ हम कर क्या रहे हैं, यहाँ हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. अब फायर में और या फिर आइस में और कोल्ड में, एज कोल्ड एज आइस, हम कंपेयर कर रहे हैं कोल्डनेस को. ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम सिमिलीज, जिसको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रामर पार्ट में. ठीक है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. एज डैश एज अ फेदर. अब फेदर कैसा होता है, फेदर तो बहुत हल्का होता है, तो वी कैन राइट हियर एज लाइट एज फेदर. एज डैश एज अ टॉर्टोइस. अब टॉर्टोइस कैसा होता है, टॉर्टोइस होता है स्लो, एज स्लो एज अ टॉर्टोइस. एज डैश एज हनी. हनी कैसा होता है, स्वीट, सो एज स्वीट एज हनी. एज स्नो. अब स्नो कैसी होती है, ठंडी तो होती है लेकिन वाइट होती है. वी कैन से एज वाइट एज स्नो. राइट, इन्हें कहते हैं सिमिलीज, जहाँ पे हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कॉमन थिंग बिटवीन देम. ओके, और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि क्रिएटिव राइटिंग में, पोम्स में, जब आप कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो उन सब में यूज होती है. सो आगे भी है हमारे पास, तो हम सीधा आंसर्स में जाते हैं. एज लाइट एज फेदर, एज स्लो एज अ टॉर्टोइस, एज स्वीट एज हनी, एज वाइट एज स्नो, as strong as an ox, as gentle as night, as red as a rose, as black as toast, as light as breeze. ठीक है, ऑक्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. नाइट कैसी होती है, जेंटल होती है, और डार्क भी कह सकते हो, एज डार्क एज नाइट. रोज कैसा होता है, रेड होता है. ओके, टोस्ट कैसा होता है, ब्लैक होता है. अब हम इसको ब्लैक भी कह सकते हैं, या टोस्ट के लिए हम इसको टेस्टी भी कह सकते हैं या हार्ड भी कह सकते हैं. ब्रीज कैसी होती है, लाइट होती है. लाइट के साथ मैं इसको प्लेजेंट भी कह सकती हूँ, और एज लवली एज अ ब्रीज भी कह सकती हूँ मैं. ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. उन एक्सप्रेशंस को हमें इन सेंटेंसेस में यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो. His feet were as cold as ice. The newspaper boy was as slow as a tortoise. I felt as light as a feather. So these are our answers. Okay? आगे बढ़े. अब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे खुद के comparisons क्रिएट करना है. This is fun. As tall as Swati ma'am? No. As tall as a tree? As fast as a leopard? As high as Burj Khalifa, or as angry as mama, papa? कौन? As angry as a giant, or as angry as a lion? कुछ भी. As tiny as an ant, as brave कौन होता है, soldier. So these are our answers. अब यहाँ पे हमने कुछ और लिखा है, जैसे क्या लिखा है, as tall as tree, fast as rabbit, high as a kite, as angry as a bull, as tiny as an ant, and as brave as a lion. Okay, आप अपने भी लिख सकते हो. Now look at the pictures and discuss in the groups why the following events happen. You may find more than one reason for each of them. अब यहाँ पे आपको ये जो कुछ images दी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, जैसे ये images दी हुई हैं, तो तुमको क्या निकालना है, तुमको कुछ लिखना है. जैसे ये इमेज दी हुई है, एक ये इमेज दी हुई है, और आपको एक ये इमेज दी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक आपको इमेज दी है, एक कोई पार्क का दरवाज़ा है जिसमें लिखा हुआ है, मतलब पार्क नहीं सॉरी, एक थिएटर का दरवाज़ा है जिसमें लिखा हुआ है प्ले कैंसल्ड. और जो एक और इमेज दी हुई है उसमें सिर्फ एक कपल है जो कि वॉक कर रहे हैं. अब हमें पिक्चर कंपोजिशन करना है, मतलब इन्हें देख के हमें एक स्टोरी लिखनी है. तो अब हम रीजंस कि अगर लिखा हुआ है प्ले कैंसिल तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. तो द एक्टर्स वर नॉट अवेलेबल फॉर द प्ले, हो सकता है एक्टर्स ही नहीं आए. द टाइमिंग्स ऑफ द प्ले गॉट चेंज्ड, हो सकता है जो प्ले के टाइमिंग है वो चेंज हो गए हो. देयर वॉज एन एक्सीडेंट एट द बैक स्टेज ऑफ द प्ले, की हो सकता है प्ले के बैक स्टेज में कोई एक्सीडेंट हो गया हो.
और क्या हो सकता है? अगर कोई प्ले है, मतलब कोई थिएटर है जो कैंसिल हो गया, तो और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस ये भी हो सकते हैं कि लॉकडाउन लग गया हो, राइट? और क्या रीज़न हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी वहाँ पे आ रहा हो और उसके लिए बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया हो। तो अब मुझे थोड़े क्रिएटिव आंसर्स चाहिए भाई, तो कुछ क्रिएटिव आंसर्स मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में। अब हम जाते हैं जो जहाँ पे अंकल आंटी वॉक कर रहे थे। द कपल वांटेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, कि दोनों बड़े थक गए, बोला चलो भाई वॉक पे जाते हैं, तो वो कुछ समय बिताना चाहते थे। इट वॉज अ कूल नाइट टू गो फॉर अ वॉक, हो सकता है मस्त टाइम था वॉक पे जाने का। और क्या रीजंस हो सकते हैं? हो सकता है उन लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया हो कि अब हमें फिट रहना है, और हो सकता है डॉक्टर ने बोला हो सकता है वो कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, वो कुछ लेने जा रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन मुझे क्रिएटिव आंसर्स चाहिए, तो अब आप मुझे क्रिएटिव आंसर्स देने वाले हो। Now look at the following examples. I was trying to climb over the fence when the giant saw me. The farmer's wife was stroking the cat when her 1-year-old son entered. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं past tense की, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। I was trying to climb over, मैं फेंस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था जब मुझे जाइंट ने देख लिया। फार्मर की वाइफ अपनी कैट को स्ट्रोक कर रही थी जब उसका बेटा आया। तो बेसिकली ये पूरा किस में है? पास्ट टेंस में है। When the first one was going on in the past, the second one happened. मतलब एक एक्शन चल रहा है, ठीक है, उस साइमल्टेनियसली दूसरा एक्शन भी हुआ है, और ये सब पास्ट की बात हो रही है। नाउ वी हैव अ टेबल जहाँ पे what was happening लिखा है and what happened लिखा है। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको suitably connect करेंगे in one sentence। जैसे है I was writing a letter, Paul was looking out of the window, he was looking for his dog, मतलब वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था। I was just completing the last answer, मैं बस अपना लास्ट आंसर कंप्लीट कर रहा था। The man was painting the wall, मतलब जो मैन है वो वॉल को पेंट कर रहा था। अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अमित अपना काम कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था। माई मदर वॉज कुकिंग डिनर, मेरी मम्मा डिनर बना रही थी। द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई। द बेल रैंग, बेल बज गई। ही नोटिस्ड द लवली बटरफ्लाई, उसने एक अच्छी सी बटरफ्लाई देखी। ही फेल ऑफ द लैडर, वो लैडर से गिर गया। आई मेट अरुण, मैं अरुण से मिला। माई पेन रन आउट, मतलब मेरी जो पेन की इंक खत्म हो गई। मैम सेड स्टॉप राइटिंग, मैम ने बोला स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ पे आप बहुत सारी सेंटेंसेस कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, हो सकता है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द बेल रैंग, ये भी हो सकता है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रन आउट, ये भी हो सकता है कि मैं जब लेटर लिख रहा था तो मेरा पेन खत्म हो गया, मेरे ए पेन की इंक खत्म हो गई। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अब हम इस तरीके से इस आंसर को देखेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दैट समटाइम्स द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, कि आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो। तो अब कैसा है, जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन द बेल रैंग, व्हेन आई मेट अरुण ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग। नाउ नेक्स्ट वन इज द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल व्हेन ही फेल ऑफ द लैडर। ठीक है, तो जैसे मैन जो है वो अपनी वॉल को पेंट करता है तभी वो सीढ़ियों से गिर गया। अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग, अमित अपना होमवर्क कर रहा था। तो मे बी जैसे क्लास में होते हैं ना कुछ बच्चे जो होमवर्क करते हैं, तो मैम ने क्या बोला, स्टॉप राइटिंग। माई मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रैंग, मेरी मम्मा डिनर बना रही थी जैसे ही घंटी बजी। तो आप अपने मन से भी कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, इट शुड बी ओनली मीनिंगफुल। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली। I was sitting in a taxi yesterday when I saw a man running behind it. मैं एक टैक्सी में बैठ के जा रही थी, तब मैंने देखा मेरे पीछे एक आदमी भागते हुए आ रहा है। He was cleaning out his cupboard when he saw a dead rat lying there. वो अपना पूरा जो कबर्ड क्लीन कर रहा था, जब उसने देखा कि मरा हुआ चूहा है वहां पे। A mad dog ran out onto the road. एक पागल डॉग जो था वो भाग रहा था रोड पे। My favorite teacher walked into the room. मेरी जो सबसे प्यारी टीचर है, फेवरेट टीचर है, तभी वो रूम के अंदर आई। Now next question क्या है? When we compare two things people, we add er or more to the describing word.
When we compare three or more things or people, we add est or most to the describing word. तो basically हम बात कर रहे हैं degree of comparison की, मतलब हम बात कर रहे हैं positive degree जहाँ पे कोई comparison नहीं होता, जैसे कि he is a tall man. Comparative degree जहाँ पे दो लोगों के बीच में compare होता है, he is taller than रहीम. और सुपरलेटिव डिग्री होती है जहां पे हम तीन चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं या तीन से ज्यादा चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास. ठीक है, तो जब हमें कंपैरेटिव डिग्री बोलनी होती है तब हम ईआर या मोर लगाते हैं. जब हमें सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करना होता है तो हम ईएसटी या मोस्ट लगाते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे कि द सेल बोट इज फास्ट. अब ये एक सिंपल पॉजिटिव डिग्री है, मतलब यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है. नेक्स्ट वन इज द कार इज फास्टर देन द सेल बोट. अब यहाँ दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक कार के बीच में और एक सेल बोट के बीच में. तब हमने क्या यूज किया, फास्टर. और एक कीवर्ड इसमें यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में, वो है हमारा देन. ठीक है, अब हमने यहाँ पे फास्टर यूज किया, ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, अब है द एयरप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. अब हमने एरोप्लेन को सब बाकी जितने भी मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के सबसे कंपेयर किया है, इसीलिए हमने ईएसटी लगाया और इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. अब हमको क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे देखो, हिटिंग अ टारगेट इज डिफिकल्ट, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री. जगलिंग कैप्स इज मोर डिफिकल्ट देन हिटिंग अ टारगेट. तो जगलिंग कैप्स टारगेट को हिट करने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री. Doing complicated magic trick is the most difficult them of all. मतलब मैजिक ट्रिक्स को करना सबसे मुश्किल है, तो हम यहाँ पे मैजिक ट्रिक्स को बाकी सारी एक्टिविटीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री. अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स इजी और स्ट्रॉन्ग. तो स्किपिंग इज इजी, जंपिंग इज jumping is easier than skipping, walking is the easiest of all. तो ये है हमारे आंसर्स. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, the dog is strong, the horse is stronger than dog, the elephant is the strongest of all. तो ये हमने लिख दिया. बस एक चीज है, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा कीवर्ड द, एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे. अब हमें वापस पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, एंड जो हमें वर्ड्स यूज करने हैं वो है जूसी और एक्साइटिंग. एप्पल इज जूसी, ऑरेंज इज जूसियर देन एप्पल, शुगरकेन इज द जूसीएस्ट फ्रूट. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया. ओके, जैसे एप्पल इज जूसी, ऑरेंज इज द जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल एंड शुगरकेन इज जूसियर देन एप्पल. तो ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री. रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग, स्कीइंग इज मोर एक्साइटिंग देन रॉक क्लाइंबिंग, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है. रिवर राफ्टिंग इज द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल, ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, जब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, मतलब हम उसमें ना ईआर ऐड करते हैं ना ईएसटी ऐड करते हैं. फॉल और जैसे कि कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, कोल्ड हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, हम उसे यूज करते हैं. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तब हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं जिसमें मोर या ईआर आता है, और जब हम सुपरलेटिव यूज करते हैं तब उसमें हम एक को बाकी सारे से कंपेयर करते हैं और उसमें हम या तो मोस्ट या ईएसटी को यूज करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इसमें कुछ गड़बड़ है, हमें उसे करेक्ट करना है. दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल. अच्छा, प्लीज अब इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड.
मैंने बोला एक मैं क्वेश्चन के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ, और जो मैंने बोला बाकी सबसे ये सिंपल प्रॉब्लम है, तो सिंपलर तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ER यूज किया है, तो हमें यहाँ क्या यूज करना चाहिए, सिंपलेस्ट, विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल्स। अब दो ही चीजों के बारे में है, तो ये लाइटेस्ट होगा या लाइटर होगा, लाइटर होगा। ही इज क्लेवरर देन आई एम, इसमें क्या, अब तुमने क्या बोला कि वो मुझसे ज्यादा क्लेवर है, ही इज क्लेवरर देन आई एम, क्या गड़बड़ है इसमें, पता लगेगा। आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू, यहाँ पे दो चीजों में कंपेरिजन हो रहा है, बेस्ट कहां से आएगा। द फ्लड बिकेम बैडर एज द रेन इंक्रीज, बैडर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, इट्स वर्स। तो अब हम इसमें आंसर्स चेक करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, which is the lighter of the two parcels, he is cleverer than I am, ठीक है। I like this the better of the two, best of the two नहीं, and the flood became worse as the rain increased। bad, badder, baddest जैसे कोई words नहीं होते, bad, worse, worst, वैसे good, better, best, ठीक है। So we are done with this question। अब हमें पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशंस क्या होते हैं, आप सही जगह पे फुल स्टॉप यूज कर रहे हो, कॉमा यूज कर रहे हो, अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर रहे हो, एज पर योर सेंटेंस। ओके, तो अब हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ एक छोटा सा लेटर दिया हुआ है। अब मैं इधर पे ही देखती हूँ, जब भी मैं यूज कर रही हूँ, ये मेरा सैल्यूटेशन है, तो डी कैपिटल होना चाहिए। समीर एक प्रॉपर नाउन है, तो समीर का एस कैपिटल होना चाहिए। आई यहाँ पे कैपिटल होगा क्योंकि मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट फ्रिस्की। फ्रिस्की एक नाम है, तो इसका एफ कैपिटल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, न्यूएस्ट पेट, अब यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया मैं तुम्हें अपने न्यूएस्ट पेट के बारे में उसकी पिक्चर भेज रही हूँ। अब तुम बोल रहे हो फ्रिस्की इज अ बुल डॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी, यहाँ पे आ जाएगा एक फुल स्टॉप, ठीक है। अब बाय का बी कैपिटल हो जाएगा। बाय नेक्स्ट समर, समर इज द नेम ऑफ अ सीजन, तो एस कैपिटल होगा यहाँ पे। बाय नेक्स्ट सीजन, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉज ले रहे हैं, तो यहाँ आएगा कॉमा। ही शुड बी ओल्ड इनफ टू गो विद अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये आई कैपिटल हो जाएगा। आई एम श्योर, अब ये जो एम है ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें कंप्लीट लिखना है। आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, यहाँ पे फिर आप लगाओगे एक फुल स्टॉप, और ये आई नो यू विल लाइक हिम, फिर एक फुल स्टॉप। वार्म रिगार्ड्स में डब्ल्यू कैपिटल, यहाँ पे आएगा एक कॉमा, और संजू का एस कैपिटल, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर। Dear Sameer, I am sending you a photograph of my newest pet. Frisky is a bulldog and a very playful puppy. By next summer, he should be old enough to go with us on our long walks. I am, यहाँ पे हम या तो I am ऐसे लिख सकते हैं, या मैंने I के साथ apostrophe लगा दिया और M, तो ये contraction हो गया। Sure, you are looking forward to seeing him. I know you will like him. Warm regards, Sanju. ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें पंक्चुएट करना है। पहला सेंटेंस है नेक्स्ट वेडनेसडे माय सिस्टर मीता इज गोइंग टू जॉइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहली चीज एन कैपिटल, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द नेम ऑफ अ डे, डब्ल्यू कैपिटल। नेक्स्ट वेडनेसडे कॉमा माई सिस्टर मीता, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है। माई सिस्टर मीता का एम कैपिटल, मीता इज द नेम, माई सिस्टर मीता इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमा इट्स द नेम ऑफ अ बैंक। नेक्स्ट इज द, ठीक है, द डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट्स प्लीज्ड, बट a cat waves its tail when it's angry, full stop. Capital W. When I went fishing, I caught an old shoe. ठीक है, when I went fishing, I caught an old shoe, a plastic bag
एंड अ बैड कोल्ड। तो जब मैं फिशिंग के लिए गया था मैंने क्या क्या पकड़ा, एक प्लास्टिक बैग, एक ओल्ड शू और जुकाम, ठीक है। तो अब ये हमारे शी फेड द बेबी, शी में एस कैपिटल हो जाएगा, शी फेड द बेबी कॉमा वॉश द डिशेस कॉमा पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप। ये सब करके वो सोने को गई। शी फेड द बेबी, वॉश द डिशेस, पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप। अब यहाँ पे wasn't का W कैपिटल, wasn't Tim कैपिटल T, wasn't Tim born on the 26th of January का J कैपिटल कॉमा 1989 एंड अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओह नो, ओ कैपिटल, नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, द में T कैपिटल, ओ नो द बस हैज गॉन, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। ओके, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं तो बस एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद हम आगे जाते हैं। 26th of January का J has to be capital, okay, that's it। अब हम आगे जा रहे हैं, let's find out। तो अब यहाँ पे बात करें कि हमें यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात चल रही है कि एक कैलिफोर्निया का एक जाइंट ट्री कौन सा है, उसका नाम है रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया। एक जाइंट बर्ड कौन सी है, द बर्ड इज ऑस्ट्रिच। जाइंट लैंड एनिमल, एलिफेंट। अ जाइंट वाटर क्रिएचर, whale। A giant reptile, crocodile। A giant aeroplane, A380। Then now we are done and then we have another question। You woke up one morning and found yourself in the land of dwarfs। अब एक दिन उठे और आपने देखा सब टाइनी है, सब dwarfs है, मतलब सबकी हाइट जो है ना मैक्सिमम आपके घुटने तक आ रही है, एंड आप वहां पे एक जाइंट हो। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंसेस देयर एंड हाउ यू गॉट बैक होम फाइनली। यू मे बिगिन लाइक दिस, एवरीथिंग अराउंड मी लुक डिफरेंट। अब इस तरीके से स्टार्ट करके अपनी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनानी है जो आप खुद भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख लेते हैं, एवरीथिंग अराउंड मी लुक डिफरेंट, men and women were so tiny and children they appeared as if they were big dots on the ground। सब कितने छोटे छोटे थे, ऐसा लग रहा था सब ग्राउंड पे छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं। All the houses were only 1.5 feet high, मतलब जितने भी घर थे वो 1 feet, एकदम छोटे, इतने बड़े बड़े घर थे वहाँ पे। The dishes in which these dwarf people ate were 2 or 3 inches in diameter। So मतलब जो जिस प्लेट में वो खाना खाते थे वो इतनी छोटी छोटी प्लेट्स थी। I had never had such experience in my life। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया था। I was surprised to see them all। मैं उन सबको देख के बहुत सरप्राइज था। But equally happy to find that these dwarf people were so kind to me। लेकिन मैं खुश भी था ये देख के कि ये लोग मुझसे कितने काइंड हैं। They helped me to go back home। और उन्होंने मेरे को हेल्प किया ताकि मैं वापस अपने घर चले जाऊँ। How did Gulliver arrive in the strange land? वो जो strange land था उसमें गुलिवर आया कैसे? He and his crew landed there। वो और उसका जो crew था वो वहाँ पे पहुँच गए थे। He swam ashore after a shipwreck। उसकी जो पूरा जो शिप था वो डूब गया था, उसके बाद वो स्विम करते हुए यहाँ आया था। ही कैन नॉट रिमेंबर, उसे याद ही नहीं है कि वो यहाँ कैसे आया था। क्या हुआ था, गुलिवर के जो उसमें जो क्रू का जो हेड था उसने इन लोगों को बोला था जाके पानी लेके आओ, इसीलिए वो यहाँ पे आए थे। सो द आंसर इज उनके क्रू के साथ वो यहाँ पे आए थे। Who wrote Gulliver's Travels? तो गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप, जॉनथन स्विफ्ट या लेम्यूएल गुलिवर? ये लिखा है जॉनथन स्विफ्ट ने। गुलिवर वॉज, अब गुलिवर क्या था? एक फार्मर, सेलर, ड्वार्फ या जायंट। फार्मर मतलब किसान, सेलर मतलब सेल करने वाला, ड्वार्फ मतलब बौना और जायंट मतलब बहुत ही ह्यूज आदमी। सो ये एक सेलर था। गुलिवर कौन था? एक सेलर था। When a person tells the story of his life in his own words, it is called। जब कोई इंसान अपनी लाइफ की स्टोरी खुद अपने ही वर्ड्स में बताता है, खुद लिखता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई हमारी लाइफ के बारे में लिख रहा है या हम किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिखते हैं उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। When he awakes, what kind of people surround Gulliver? जब वो
जागता है, जब वो उठता है, तब उसको कैसे लोग पूरे सराउंड करके रखते हैं, जो ब्लू कलर के पेंटेड होते हैं। 60 फीट टॉल मैन, 6 इंच टॉल मैन या मैन पेंटेड ग्रीन, द आंसर इज उसको 60 फीट टॉल मैन मिलते हैं। द मॉन्स्टर्स केम टू द फील्ड टू, ये जो मॉन्स्टर्स थे ये फील्ड में क्यों आए थे? क्योंकि वो लोग गुलिवर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको कॉर्न को बोना था, या उसको रीप करना था। बोना था मतलब सो करना, रीप मतलब फसल काटने के लिए आए थे, तो वो वहां पे फसल को काटने के लिए आए थे, रीप द कॉर्न। What did the monsters carry in their hand? अब वो रीप करने के लिए आए हैं, तो उनके हाथ में क्या होगा? रीपिंग हुक, जिसको रीपिंग हुक जो इस तरीके से जो है ब्लेड होती है जिससे आप फसल को काटते हो, उसे रीपिंग हुक कहते हैं। एक्स या सॉर्ड, अब तलवार से तो काटेंगे नहीं वो, द आंसर इज रीपिंग हुक। नेक्स्ट इज द फार्मर्स वाइफ कवर्ड गुलिवर विद, जब गुलिवर जो है सोने गया तब फार्मर की वाइफ ने उसे किस चीज से उड़ाया? तो उसने क्या किया था? अपना हैंडकरचीफ यूज किया था। सो शी यूज्ड हर हैंडकरचीफ, उसको ढकने के लिए। The men were chased by, अब ये जो men थे, इनके पीछे कौन पड़ गया था? जितने भी शिप में जो लोग आए थे गुलिवर के साथ, उनके पीछे कौन पड़ गया था? A huge creature, कोई बहुत बड़ा सा आदमी, a ghost या a wild animal, उनके पीछे पड़ा था a huge creature which was this monster. नेक्स्ट इज द कैप्टन सेंड द क्रू मेंबर्स फॉर, अब ये कैप्टन ने इन क्रू मेंबर्स को किस चीज के लिए भेजा था? रेस्ट करने के लिए कि आराम करो, खाना लाने के लिए या पानी लाने के लिए? उन्होंने भेजा था पानी के लिए। When did Gulliver and his crew discover land? Gulliver उसकी क्रू ने लैंड को डिस्कवर कब किया था? 16 जून 1730, 18 जून 1730, 14 दिसंबर 1830 या 16 जुलाई 1730? The answer is 16 जून 1730। 16 जून 1730 को गुलिवर जो है वो अपने क्रू के साथ उसने इस लैंड को डिस्कवर किया था। A captain sent a dash men with vessels for dash. आज हमारे जो कैप्टन थे, जो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने कितने लोगों को वेसल्स के साथ भेजा? किस चीज के लिए? तो many oil, dozen water, quarter juice, little cough syrup. तो the answer will be our captain sent a dozen men with vessels for water. उन्हें पानी चाहिए था। द कंट्री वॉज, अब ये जो कंट्री थी जहां ये नई जगह पे आ गए थे, वो कैसी थी? प्लेजेंट और ब्यूटीफुल और ग्रीन थी? नो। सोपी, एकदम स्लिपरी थी? नो। बैरन, मतलब एकदम बंजर थी और रॉकी थी? यस, वो जो पूरी कंट्री थी इट वॉज बैरन एंड रॉकी। हाउ मेनी मॉन्स्टर्स कम टूवर्ड्स द फील्ड टू रीप द कॉर्न? कितने मॉन्स्टर्स थे जो उस कॉर्न को रीप करने के लिए आ रहे थे? 7, 10, none, many. The answer is 7 monsters आ रहे थे। The dining table was dash feet high from the floor. Dining table floor से कितना ऊपर था? 60, 30, 2 या 0? 30 फीट ऊंचा था वो। कितना था? एक बिल्डिंग से भी ऊंचा, 30 फीट ऊंचा। उसके बाद What did the farmer's wife give to Gulliver? फार्मर की वाइफ ने गुलिवर को खाने के लिए क्या दिया? सैंडविचेस, क्रम्बल्ड ब्रेड, कोक एंड पिज्जा या रॉटन मीट? उन्होंने क्या दिया था उसको? क्रम्बल्ड ब्रेड, मतलब ऐसे चूरा किया हुआ ब्रेड। इन द मिडल ऑफ द डिनर ही हर्ड अ नॉइज, मिडल ऑफ द डिनर में उसको एक जोर से आवाज आई। वो आवाज किसकी थी? द परिंग ऑफ अ कैट, कैट की आवाज थी, एक बेबी की आवाज थी, मूविंग ट्रेन की या किसी के खर्राटे मारने की, स्नोरिंग की? इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट। On seeing Gulliver, what did the child do? जैसे उसने गुलिवर को देखा तो बच्चे ने सबसे पहले क्या किया? उसको लिया और अपने मुंह में डाल दिया। He tried to put him in his mouth. Next is, okay, there is no next. We are done. Okay, thank you so much everyone for watching this video. And हम मिलते हैं हमारे next video में। Remember, ये सारी ये सारी जो videos हैं ये आपको मिलेगी हमारी website पे magnetbrains.com, जहाँ पे you have to select the class, then subject, then topic, और उसके बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलते हैं हम। बाय।